एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक हमारे ब्रेन से रिलेट करता है और ये स्पेसिफिक टॉपिक है जो एजुकेशन से तो मोस्टली रिलेटेड है। किस तरह से कि ये बीएड ऑनर्स में एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आज का टॉपिक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट वो किस तरह से होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसकी और की एरियाज़ क्या हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तारुफ पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट असल में किस चीज़ को कहते हैं यानी कि उसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम की एरियाज़ इम्पोर्टेंट एरियाज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल इन्फेंसी है नंबर 1, फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड है नंबर 2, नंबर 3 मिडिल चाइल्डहुड है और नंबर 4 एडोलेसेंस है। 4 इसकी स्टेजेस होती हैं और इसके अलावा भी कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असर करते हैं। इस टॉपिक को अगर आप आम समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये टॉपिक हमारे माइंड से रिलेट करता है और आप लोग अपने माइंड को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ये टॉपिक आपकी मदद देगा। और फ्यूचर में जो शख्स आपसे जुड़ने वाले हैं यानी कि बच्चे आपके क्लासरूम में हों, घर में हों, जो भी बच्चे हों या फिर एडल्ट्स भी, तो उन सब की जो माइंड की डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एकेडमिक एक्सीलेंस हो, एकेडमिक सक्सेस हो, तालीमी कामयाबी हो, हर तरह से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एक्वायर, प्रोसेस एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जो जिससे बच्चे और बालिग हासिल करते हैं, किस इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, उसको समझते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने माहौल से। मिसाल के तौर पर अपने माहौल से उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, बच्चों ने भी और एडल्ट्स ने, बालिगों ने भी इंफॉर्मेशन एक्वायर की, प्रोसेस की और फिर यूटिलाइज़ की। मिसाल के तौर पर जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ से हम एडल्ट्स हों या चिल्ड्रन हो इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। अगर सब जोकिंग मूड में होंगे तो हम भी उसमें मतलब इनफॉर्मल मूड में हो जाएंगे। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है तो हमारा वो मूड हो जाएगा। अगर हम कहीं पर जाते हैं और एक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन को कि यहाँ पर सब लोग सीरियस बैठे हुए हैं, सैड हैं, तो हम उसी हिसाब से वो इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर की कि सब लोग सैड बैठे हुए हैं, कोई ना कोई गम की बात है, फिर उसे प्रोसेस किया, समझा और फिर यूटिलाइज़ किया। फिर वो जो हमने समझा हम भी वैसा करेंगे। ये तो हो गई एक सोसाइटी की एग्जांपल कि हमने एक्वायर किया, प्रोसेस किया और यूटिलाइज़ किया। अगर हम क्लासरूम में देखें एक और एग्जांपल के साथ, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से होता है कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं, टीचर पर बोर्ड पर टीचर कुछ समझा रहा होता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन हम एक्वायर करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो ये हो गई हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसकी हमने पूरे अच्छे तरीके से डेफिनेशन सीखी फर्स्ट थिंग। और दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट इसके कीवर्ड्स हैं, इनको कीवर्ड्स कहा जाता है। कीवर्ड्स यानी कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कीवर्ड्स की समझाने के लिए मैं एक और मिसाल दूं कि आगा खान बोर्ड में जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं वहाँ पर सबसे पहले SLOs में एक कीवर्ड होता है कि इसको क्या करना है। अंडरस्टैंड, अगर लफ्ज़ अंडरस्टैंड आया तो मतलब उस चीज़ को सिर्फ समझना है, उसकी राइटिंग नहीं करनी। अगर हम कहें कि लर्न टू राइट तो फिर लर्न टू राइट ही सीखना है और कुछ भी नहीं करना उस SLO में। अगर ये करना है, रिसर्च कीवर्ड है तो फिर रिसर्च करना है यानी उस लफ्ज़ पर मुकम्मल फोकस करना है। आगा खान बोर्ड की मिसाल के बाद मैं एक CSS की मिसाल भी दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझते नहीं हैं, CSS के क्वेश्चन पेपर को, और फिर लिखना शुरू कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन किसी टॉपिक पर लिखना और जो क्वेश्चन मांग रहा है दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें। मिसाल के तौर पर करप्शन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, पर ऐसे आपको कह रहा है कि आप एलेबोरेट करेंगे करप्शन क्या होती है। एलेबोरेट करना एक कीवर्ड हो गया कि आपने एलेबोरेट करना है। और अगर वहीं पर आपको कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस करप्शन इन योर ओन वर्ड्स, तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे
अगर आपको कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन करप्शन इन योर वर्ड्स, तो फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। अभी लग ऐसे रहा है कि बस करप्शन पर आया है ऐसे, तो हमने करप्शन पर लिखना है, ऐसा कतन नहीं होगा। आपको जो लफ्ज कहा जा रहा है आपने सिर्फ वही लफ्ज इस्तेमाल करना है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अभी की एरियाज यानी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती हैं या जिसमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले अटेंशन। हमारे माइंड का अटेंशन हमें बताता है कि हमारा माइंड कितना एक्टिव है। मिसाल के तौर पर अगर आप सब यहाँ पर बैठी हुई हैं और आप लोग ध्यान नहीं दे पा रही हैं, इसका मतलब कि या तो आपकी न्यूट्रिशन, आपकी ग़िज़ा सही नहीं है, या आपने नींद सही से नहीं की, या बचपन से ही आप माइंड के हिसाब से वीक हैं, या फिर कोई और वजह है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर नहीं है। अगर आपका अटेंशन फुल यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है तो इसका मतलब कि आप कॉग्निटिविज्म में अपने माइंड के हिसाब से बहुत एक्टिव हैं। अभी अटेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई और टास्क। आपको कोई भी मोहरक दिया जा रहा है, कोई भी एक नई चीज, इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जा रही है, या फिर कोई टास्क दिया जा रहा है, अगर वो टास्क या स्टिमुलाई आपको दिया जा रहा है तो आपकी ये काबिलियत है कि उस पर आप फोकस कर सकें। मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि ये लेक्चर सुने, लेक्चर आप सुन रही हैं और अचानक आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, इसका मतलब कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और अटेंशन रिटेंशन आपका कम है। दैट्स वेरी क्लियर। आप अभी सोचना शुरू करें कि अगर आपको कहा जा रहा है कि लेक्चर पर ध्यान दें तो क्या आपका फर्स्ट से लास्ट तक उस पर अटेंशन होता है? अगर है तो यू आर वेरी गुड इन माइंड, आपका माइंड, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। पर अगर आप का ध्यान बार बार इधर उधर चला जाता है या आपका ध्यान जाता ही नहीं है तो ये आपके जहन पर एक सवालिया निशान है कि आपका माइंड सही से काम नहीं करता है और आप अटेंशन नहीं दे सकते या सकती। ठीक है, द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक, किसी मखसूस स्टिमुलाई या टास्क पर। आपका लेक्चर चल रहा है, आपकी क्लास चल रही है, आपको डिक्टेशन दी जा रही है, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें अभी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से उन चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं। और जब किसी को होशियार कहा जाता है तो ये अटेंशन ही होता है, यानी कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को सुनती हैं और बिल्कुल सही तरीके से कैरी आउट करती हैं। अगर आप बार बार एक चीज़ को सुने और फिर भी आपको वो समझ में नहीं आए तो फिर आपको कहा जाएगा कि आर यू साइको, सो दैट विल बी समथिंग, यानी कि आपका अटेंशन नहीं है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है मेमोरी यानी याददाश्त। और याददाश्त 4 किस्मों की होती है और मेन होती है 2 किस्मों की। कौन कौन सी? जो हमने पहले भी एक टॉपिक में डिस्कस की थी। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। मिसाल के तौर पर मैंने क्लास में सब कुछ ऑब्जर्व किया या बाहर से ऑब्जर्व किया कि 2 रिक्शास जा रहे थे, उस वक्त मैंने देखा, ठीक है मुझे याद रहा, पर बाद में मैं आऊँगा और मुझसे अगर कोई पूछे मैंने ध्यान नहीं दिया हो तो फिर वो रिक्शास याद हो या ना हो, इट्स जस्ट ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे वक्त के साथ साथ हम भूलते जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई कुछ चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, कभी कभी पूरी लाइफ के लिए याद रहती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज याद की है और आपको वो पूरी ज़िंदगी के लिए याद हो गई। आप किसी शख्स से मिले हैं कहीं पर और वो पूरी लाइफ, आपने फर्स्ट ईयर इंटर किसी के साथ किया है तो वो शख्स आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा कि ये शख्स मेरे साथ पढ़ा था। ये है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। या आपने किसी चीज़ की डेफिनेशन याद की है, वर्ड्स की मीनिंग याद की है, जनरल नॉलेज याद की है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज हो जाएगा और हमेशा आपको याद रहेगा। द कैपेसिटी टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? कि सबसे पहले किसी चीज़ को स्टोर करना, अपने माइंड में रखना, ज़ख़ीरा करना, ठीक है, और रिटेन करना, फिर उसको बार बार अगर आप दोहराते रहें तो वो दोहराई जाए। मिसाल के तौर पर हम मुझसे कोई पूछे कि क्या आपको पता है कि मिड सिटी का रास्ता कहाँ है, तो मुझे मिड सिटी का रास्ता बिल्कुल करेक्टली याद होगा क्योंकि मैंने स्टोर किया है और फिर मैं रिटेन भी कर सकूँगा, मैं किसी को बता सकता हूँ। और फिर रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले मौजूद थी आपके माइंड में और अभी आपको कोई कह रहा है कि अभी इसको फिर से याद करके दिखाएं। फिर से याद करना यानी रिट्रीव करके दिखाएं, तो क्या होगा? आप वो रिट्रीव कर सकेंगे, आप वो इन्फॉर्मेशन किसी को फिर से दोबारा बता सकेंगे। ये हो गया। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नंबर 3 पर आती है लैंग्वेज। अगर कोई शख्स अटेंशन नहीं दे पाता, किसी की मेमोरीज ठीक नहीं होती और लैंग्वेज भी इधर उधर होती है, लफ्ज़ सही से नहीं बना पाता, तो इसका मतलब कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी नहीं है।
और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी एक राज आपको पता चलेगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इज कॉल्ड लैंग्वेज, और लैंग्वेज भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल माना, वर्बल माना लफ्जों वाली, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि भाई उठ जाएं, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, ये वर्बल है जिसमें लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। और नॉन वर्बल माना जो लफ्जों के बगैर हो। अब ये लफ्जों के बगैर वाली मुख्तलिफ अक़साम की हो सकती है, मिसाल के तौर पर एक्सप्रेशंस देना, या फिर इशारे से बात करना, या फिर बगैर कहे कुछ समझ जाना, सिचुएशन को समझ जाना। तो वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल दोनों चीज़ें अगर आपकी बेहतर हैं तो आपकी लैंग्वेज अच्छी है, और इसका मतलब ये होगा कि आप कॉग्निटिवली बहुत अच्छी और एक्सपर्ट हैं। नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से है कि फोर्थ एरिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, मसाइल को पहचानना, जनरेट सॉल्यूशंस, और मसाइल को पहचानने के बाद उनके सॉल्यूशंस पैदा करना, एंड एवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस, और उनकी इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट करना। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो 21st सेंचुरी स्किल भी है। आई थिंक कि सबसे पहले आप लोगों ने कोई मसला देखा है, मसले सबको आते हैं, अगर माइंड एक्टिव होगा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी तो वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, बल्कि उसका आप जल्दी में सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। पर अगर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी नहीं है तो वो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही लगेगा, और फिर आप सोचते फिरेंगे कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर वहां पर होंगी एक्सक्यूजेस, वहां पर होंगे बहाने, अगर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हुई है तो कोई भी मसला हो आपका बहुत जल्दी हल हो सकता है, उसी वक्त हल हो सकता है। तो ये वाली जो चीज़ है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आ जाती है, और दूसरा हमारे लिए ये एक मोटिवेशन बन गई। मोटिवेशन किस तरह से कि अगर आपको लगता है कि सुस्ती की वजह से आप किसी प्रॉब्लम को हल नहीं कर रहे, या मैं खुद नहीं कर रहा, और आपको आ नहीं रहा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो ये खुद नहीं किया था, नहीं ये मैं नहीं करूँगा, नहीं ये मैं नहीं करूँगी, या अपने आप सोच रही हैं कि ये मेरा ईगो है जिसको मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ और ये मैं नहीं करूँगा, तो दैट्स नॉट सो। आप वीक हैं माइंड से, जिसकी वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रही, अपना हो या किसी और का। छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से हल हो सकता है, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी अगर हल करना चाहें तो बहुत अच्छे से हो सकता है अगर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी है। तो ये एक खूबसूरत चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि की एरियाज क्या होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसके बाद हम आते हैं लास्ट वन, रिमेनिंग थिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन। थिंकिंग क्या होती है, 5th स्टेज है कि रीजन करना, अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका सबब क्या है, और एनालाइजिंग, उसको एनालाइज करना, और इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट करना। इंफॉर्मेशन के हवाले से ये इंफॉर्मेशन को रीजन करना कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही है तो क्या वो सही है। अक्सर हमने देखा है कि जो बच्चे वीक होते हैं माइंड के तौर पर, उन्हें दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं, ओ माय गॉड अभी पुलिस आ जाएगी, तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, और वो परेशान हो जाते हैं। ये मतलब कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है। वो आम बंदा होगा वो सोचेगा क्यों पुलिस आएगी, मैंने क्या किया है। बट जो यहाँ पर होगा वो इस तरह से कि जो वीक बच्चा है माइंड के लिहाज से, तो उन्हें कोई भी कहेगा कि बस अभी आपको पकड़ कर ले जाएंगे, तो उसकी रीजनिंग वीक है, एनालिटिकल स्किल्स वीक है, और वो इन्फॉर्मेशन को एवेल्यूएट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग भी वीक है। अभी आते हैं हम स्टेजेस पर कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो कौन कौन सी स्टेजेस पर होती है। नंबर 1 है इन्फेंसी। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं होता, आई वुड से कि हमारा कोई किरदार नहीं होता, ये नेचुरल होती है, पर हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। इन्फेंसी यानी जब बच्चा इतना छोटा होता है कि दूध पीने वाला हो, यानी 1st स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेंसरी एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि सेंस यानी कि सेंस काम करते हैं, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, इसमें सेंसरी हमारी डेवलपमेंट होती है, यानी सेंसेस के हवाले से, हिस्सों के हवाले से, जो भी हिस्से मैंने बताई, सेंसेस मैंने बताए। इन्फेंसी में बच्चे की वो हिस्से एक्टिव होती हैं, और इन्फेंसी वो पीरियड है जिसमें सबसे तेज डेवलपमेंट होती है। जब आपने छोटा बच्चा देखा होगा, जब वो लेटा हुआ होता है तो थोड़ी सी भी आवाज होती है वो ऐसे ऐसे करके देखता है,
यानी जल्दी जल्दी में देखता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत एक्टिव होता है और यही स्टेज है जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है। मदर की आवाज़ पहचानना, अंकल की आवाज़ पहचानना, वालिद साहब की आवाज़ पहचानना, सारी आवाज़ें, हर चीज़ को ऐसे बहुत तेज़ से बच्चा घूर रहा होता है और ये सबसे फास्टेस्ट और तेज़ डेवलपमेंट होती है। और मोटर स्किल डेवलपमेंट, मोटर यानी कि जो नर्व्स वगैरह होती हैं या फिर मसल्स होती हैं वो मूव करना सीखता है, ऐसे करता है बच्चा और सीखता रहता है कि किस तरह से मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को मूवमेंट दे सकता हूँ। और ये फर्स्ट स्टेज है, ये नेचुरल है। नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी के बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि छोटा सा बच्चा होता है, दूध पीने वाला बच्चा नहीं होता, दूध पीने वाले बच्चे से बड़ा। रैपिड कॉग्निटिव ग्रोथ, दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। इसी स्टेज में बहुत सारे बच्चों की तारीफ की जाती है कि ये तो भाई माइंड में बहुत तेज है, चीज़ें बनाता है, चीज़ों को तोड़कर फिर से बनाता है, और इसमें पेंटिंग स्किल्स हैं, इसमें ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स हैं, और ये बहुत तेज रैपिडली ग्रो कर रहा होता है माइंड के हवाले से। लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, बात करना सीखता है बच्चा, और दूसरों से बात करना, अपने खुद से बात करना, और इस स्टेज में बच्चा बहुत तेज से बोल रहा होता है। जो भी घर में सीखता है, जो भी वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। और अर्ली चाइल्डहुड के बाद ही, यानी जब वो लैंग्वेज सीख गया होता है, तो हमें मजबूर हो जाते हैं कि कहते हैं चुप रहो तुम, क्योंकि नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसकी फर्स्ट टाइम लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और हमें अच्छा भी लगता है कि बच्चा बोले। एंड सोशल लर्निंग, और वो समाज में सीखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए। और यहाँ पर किरदार अदा करना होता है भाई पेरेंट्स को, कि सोशल लर्निंग कैसी हो रही है। अभी बच्चा जो भी होगा सोशल लर्निंग के हवाले से, वो होगा पेरेंट्स पर। माँ बाप जलन करते हैं, हसद करते हैं दूसरों से, तो बच्चा वैसा ही होगा, यानी हसद सीखेगा। माँ बाप ईसार वाले हैं, देने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, मोहब्बत देने वाले हैं, तो वो मोहब्बत ही सीखेगा। अभी ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने सिखाया कि मुझसे मोहब्बत करो और दूसरों से हसद रखो, और माँ बाप के बिहेवियर में खुद में ये है। और सोशल लर्निंग ऐसे नहीं होती डायरेक्ट कि माँ ने कहा कि ये करो तो वो करेगा, नहीं, माँ जो करेगी वो करेगा, वालिद जो करेंगे वो करेगा। तो जैसे पेरेंट्स होंगे, जैसा उनका बिहेवियर होगा दूसरों के साथ, वैसा ही बच्चा होगा। अभी यहाँ पर ये सोशल लर्निंग इतने छोटे बचपन में हो जाती है, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स के जैसी ही सेल्फिशनेस सीखते हैं, तो फिर पेरेंट्स ये जो है कंप्लेन करते हैं कि मैंने इन्हें पाला पोसा, सबसे ज़्यादा ख्याल रखा, पर फिर भी ऐसे हो गए हैं कि पेरेंट्स का ख्याल ही नहीं रख रहे। असल में बच्चों ने पेरेंट्स से ही सीखा होता है कि वो किस तरह के होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी सोशल लर्निंग हो गई। सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी में देखेंगे कि मुआशरा कैसा है, मुआशरा जैसे बिहेव कर रहा होगा वैसे ही वो बच्चे भी बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। गालियाँ सीखेंगे अगर गालियों वाला माहौल होगा, अच्छी बातें सीखेंगे, तमीज़ सीखेंगे अगर तमीज़ वाला माहौल होगा। यानी जो माहौल बच्चे को दिया जाएगा बच्चा वैसे ही बनेगा। सेंसिटिव बन रहा है, इमोशनल बन रहा है, जैसे उससे बिहेव किया जाएगा वैसा बच्चा बनेगा। नंबर 3 मिडिल चाइल्डहुड, अभी बीच वाला चाइल्डहुड हो गया, यानी थोड़ा और बड़ा हो गया। रिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मसाइल को हल करना सीखेगा। मिसाल के तौर पर उसका बैग पड़ा हुआ है, पहले वो पेरेंट्स को कहता था मेरा बैग कहाँ है, या फिर चुप हो जाता था या फिर रोता था, पर अभी वो कहेगा। मिसाल के तौर पर अर्ली चाइल्डहुड जो था उसमें बच्चा बोल नहीं पाएगा सही तरीके से कि मुझे पानी चाहिए, या इन्फेंसी में बच्चा बोल नहीं पाएगा मुझे पानी चाहिए। पर अभी जो मिडिल चाइल्डहुड है उसमें रिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अपनी माँ बाप को बताएगा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल पेट में दर्द है या मुझे बुखार हो रहा है वगैरह वगैरह, और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज लॉजिकल थिंकिंग, और लॉजिकली सोच सकेगा, यानी कि अगर ये चीज़ है तो वो क्यों है। नंबर 4 एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यानी ये बच्चा नहीं रहता, अभी ये बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया किस तरह से कि वो बहुत सारी चीज़ों से सोल्व करना सीखेगा, वो एडल्ट हो गया है, एडोलेसेंस में आ गया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, कम्प्लेक्स पेचीदा मसले हल करना सीखेगा, और उसके अलावा पहचानेगा सबको, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगी उसकी। अभी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, जो बच्चा है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं। नंबर 1 है जेनेटिक्स, माँ बाप जैसे होंगे, होशियार हैं, आला किस्म के हैं, तो बच्चा वैसा होगा। आपने देखा होगा कि सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी बच्चा अपने पेरेंट्स पर जाता है। पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं तो बच्चा भी सेंसिटिव बनता है।
पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो बच्चा भी अच्छा बनता है। जेनेटिकली भी ये असर होता है, ना सिर्फ सोशल लर्निंग से बल्कि जेनेटिकली भी ये असर होता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे बच्चा एग्जैक्टली वैसे बनेगा, यानी जीनियाती। नंबर 2, इन्वायरमेंट, माहौल से बच्चा सीखेगा कि माहौल में जो हो रहा है सोसाइटी में। और नंबर 3 पर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जितना अच्छा बच्चे को खिलाया जाएगा माइंड उसका उतना अच्छा होगा, जितना बच्चे का सेहत के तौर पर ख्याल रखा जाएगा बच्चा उतना डेवलप करेगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकेडमिकली बच्चा एक्सेल करेगा, बेहतर होगा, सोशल स्किल्स उसकी बेहतर होंगी और लाइफ स्किल्स बेहतर होंगी अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और माँ बाप उसे अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।